हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। और इस क्लास में हम लोग जो पहले लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स ऑफ काइनेमैटिक्स समझा, यानी कि रेस्ट को समझा, मोशन को समझा, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझा, और भाई एक्सेलरेशन को समझा। अब इन्हीं के ऊपर कुछ सवाल बनते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कुछ सवाल बनते हैं। उन सवालों का प्योरली डिस्कशन इस क्लास में, तो क्वेश्चन बेस्ड पूरी क्लास रहेगी। और इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे बेसिक्स है जिनको समझना है। उसके अलावा रिएक्शन टाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अपनी इस क्लास का, राइट। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। लास्ट कहानी जो हमने खत्म की थी, जहां पे चीजों को छोड़ा था, विच वाज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से कहानी स्टार्ट करते हैं, राइट। क्या होता है एक्सेलरेशन, हमने बताया था आप लोगों को। अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो एवरेज एक्सेलरेशन वुड बी dv/dt, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम बेटा इसको वेक्टर साइन से लगा के दिखाएंगे। और वेलोसिटी में जो चेंज होता है, सॉरी, अगर ये एवरेज की बात हो रही है तो यहाँ पे मुझे डेल्टा वी लिखना पड़ेगा, डेल्टा v/Δt, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन के कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, राइट। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं वहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt। ये सबको पता है, ठीक है। लास्ट क्लास में इन्हीं चीजों पे बात हुई थी। दिस इज किसी एक इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन हो सकता है किसी बॉडी का, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यार वेलोसिटी जो है ना, ये एक वेक्टर है। मतलब इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा, अब क्या मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का? मतलब यह है कि अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है या उसकी डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या डायरेक्शन, हो सकता है दोनों बदल जाए, हो सकता है दोनों बदल जाए। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, इस लाइन का लॉन्ग, और बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अरे एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड इज हिज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो चलने की डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, हमसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि हमें ये लिखना पड़ेगा ना चेंज इन वेलोसिटी, कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो आप सोचोगे सर 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। 10 मीटर, मैं कह रहा हूं कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ और ऐसे मुड़ गया, बस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हुई ना डायरेक्शन। हाँ, तो वेलोसिटी में जब भी हम चेंज निकालेंगे, विच इज डेल्टा वी, दिस डेल्टा वी, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे, वेक्टर एडिशन से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का सम या डिफरेंस हम वेक्टर सम के तरीके से निकालते हैं। दो वेक्टर का सम और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पढ़ाया था ना वेक्टर में। मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और फिर बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऊपर मूव करने लग जाता है। इसको मैं v1 मान लेता हूं, इसको मैं v2 वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि मुझे निकालना है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यही निकालना है। क्या निकालना भाई, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूं v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, है ना। वेक्टर एडिशन का यूज कर सकता हूं इसमें। अरे भाई निकलेगा भी वेक्टर एडिशन से ही, कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो ना तो वेक्टर एडिशन का ही यूज करना है बस। अब छोटी छोटी चीजें इनको हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, देन ओनली वी विल एक्सेल, राइट। तो भाई जो v2 है वो है इस तरह से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने मैग्नीट्यूड बना दिया v2 वेक्टर का, और उसकी डायरेक्शन ऊपर है तो ऐसे लिखा दी, ठीक है। v1 वेक्टर है वो है टुवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन में, तो माइनस v1 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर सम करना है, इन दोनों का वेक्टर सम करना है। कैसे करोगे भाई दोनों का वेक्टर सम? एक वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरा वेक्टर भी 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो भैया दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वही आएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या समझे? फिर से समझाता हूं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जब भी मुझे निकालना है ना, तो मुझे चेंज देखना पड़ेगा वेलोसिटी में। वेलोसिटी
का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो बहुत आसान है निकालना। अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसका, तो बहुत आसान है उसका मैग्नीट्यूड का चेंज निकालना, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल नहीं रही। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, जैसे मान लो कि 5 सेकंड में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है 5 सेकंड में, तो कितना टाइम लगा 5 सेकंड, और कितनी चेंज आई वेलोसिटी में, भाई पहले 50 थी 100 हो गई तो 50 का चेंज आया, तो 50/5 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। छोटी छोटी बातें इनको रिलेट करना और इनको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होगी ना तब लफड़ा आएगा। तो डायरेक्शन के कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है, और कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं ये समझ लेते हैं। और फिर जो लास्ट क्लास वाले सवाल थे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों ने आंसर किए हुए थे, तो बहुत 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 अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस पर आप पूरी नज़र रखो और उसको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व भी करो, ठीक। चलो तो बात करते हैं, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, वो पहले ईस्ट में जा रहा 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, फिर वो चलते चलते अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और नॉर्थ में चलने लग जाता है सेम मैग्नीट्यूड से, ठीक है। बस मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन चेंज हुई है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। मुझे पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी बताओ, क्या पूछा गया है, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, डेल्टा वी बताओ। तो डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी बोलो आप, इसको होता है एडिशन, ये उसको सब्ट्रैक्शन हम बोल भी देते हैं। इसको मैं लिखूंगा v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। वेक्टर्स आई होप सबने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो पढ़ ले, जेई पे पूरे वेक्टर के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक। दो वेक्टर को ऐड करना है और जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी, समझे। दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है, कौन कौन से को, एक तो v2 वेक्टर को, ये रहा v2 वेक्टर, एक माइनस v1 को, ये v1 है तो माइनस v1 इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ। इन दोनों का जो भी वेक्टर एडिशन आएगा ना वो रिजल्टेंट होगा, जो भी रिजल्टेंट होगा इन दोनों के वेक्टर एडिशन से वो होगा चेंज इन वेलोसिटी। यार ऐड करके डिफरेंस निकल रहा है, सोचो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस, लेकिन हम तो ऐड कर रहे हैं। हाँ यही यूज है वेक्टर का, कि वेक्टर क्वांटिटीज जो है ना उनको आप एक्चुअल में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, उनका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट जो आएगा ना, फाइनल रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को आप वेक्टर एडिशन से ही निकालो, ठीक। और वेक्टर एडिशन जो है उसमें एडिशन भी और अपने आप सब्ट्रैक्शन भी, इसका मीनिंग तो यही है भाई, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ही आएगा। अरे अगर जो भी करूंगा v2 वेक्टर में माइनस v1 वेक्टर ऐड करूंगा तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो v2 माइनस v1 होगा, यानी कि डिफरेंस होगा। सो दिस इज द मैजिक ऑफ वेक्टर, राइट। तो हम कर देते हैं भाई, v2 वेक्टर लिखा पहले हमने 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी टेल टू टेल जोड़ दी मैंने माइनस v1 के साथ में, ये माइनस v1 इसका मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर पर सेकंड है, बस डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड तो 10 ही है ना, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा भाई, अंडर रूट में, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा डेल्टा वी, वो आएगा इस वेक्टर और नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर का वेक्टर सम। तो कितना आएगा, ये पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट पहले के स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर के अंडर रूट से निकल जाता है। इट विल कम आउट एज 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इतना चेंज हो गया है सिर्फ डायरेक्शन बदलने से, चेंज इन वेलोसिटी 10√2। आई बात समझ में, आगे ना बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब यार होता क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक बहुत अच्छा रिलेशन है और उस रिलेशन को भी हम लोगों को समझना है कि वो क्या है, ठीक। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी सभी लोगों ने, पिछले क्लास में भी बताई थी मैंने, v = u + at और x = ut + ½ at² और v² = u² + 2ax, ठीक है। तीनों ही इक्वेशन तब काम लेंगे हम जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम कैलकुलस का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आज सवाल जो करेंगे उनमें पता चल जाएगा आपको। अच्छा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
सेम डायरेक्शन में हो, किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो भाई मैग्नीट्यूड बढ़ता है वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। या ऐसा बोल दो स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन होगी, ठीक है, किसमें हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करता है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या समझ में आया कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और मैंने इधर ही एक्सेलरेशन दे दिया उसको, एक्सेलरेशन अभी आएगा, वैसे फोर्स हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमको पता है एक्सेलरेशन के लिए वी नीड सम फोर्स, ठीक है। हालांकि ठीक है, एक्सेलरेशन को आप ऐसे ही समझो कि इधर अगर वेलोसिटी है तो इधर ही एक्सेलरेट कर दिया हमने उस बॉडी को, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दिया तो स्पीड घटती चली जाएगी, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड घटने लगेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हम जनरली एक ही लाइन में बात करेंगे सारी चीज़ों की, कि देयर इज मोशन इन ओनली वन लाइन, ठीक है। मोशन इज स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको, राइट। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ये कहा कि यार एक पार्टिकल है सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो चेंज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से। किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद अ कांस्टेंट रेट। ऐसा मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट से, ठीक है, क्लियर सभी लोगों को। कैसे चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, ध्यान से सुन लेना, 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, ठीक है, तो मतलब अगर 0 से स्टार्ट करोगे आप और पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, ठीक है। और इस तरह से वेलोसिटी जैसे 1 सेकंड में मैं लिखता हूं तो 10 रहेगी, पहले 0 था, 10 हो जाएगी, अगले सेकंड में 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, राइट। इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर स्पीड बढ़ रही है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है ना, देख लो आप। अगर मैंने कहा कि कोई बॉडी है किसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मैंने कहा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। आप निकाल के देख लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी 1 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो प्रीवियस वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो प्रीवियस वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी, तो एक्सेलरेशन इस केस में आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, वेक्टर्स में साइन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वेक्टर्स में स्पेसिफिकली, वेक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर मैंने वेलोसिटी इधर पॉजिटिव मानी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर है। ऑब्वियस सी बात है, हम यही तो करते हैं कि किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर अपन को बनाना है तो उसकी डायरेक्शन बदल दो, मैग्नीट्यूड सेम रखो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पॉजिटिव आ रही है, इट मींस कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी को तो इधर पॉजिटिव माना ही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक और छोटा सा सवाल दूं, ठीक है, कि यार एक बेसिक सी चीज है कि एक पार्टिकल स्टार्ट होता है 100 मीटर पर सेकंड से। स्टार्ट होने का मतलब क्या, जब मैं देखना चालू करता हूं ना चीजों को, उसे हम कहेंगे अब फिजिक्स में टाइम t बराबर 0। एक नया टाइम हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस होगा जिस टाइम को कहेंगे हम t बराबर 0। t बराबर 0 क्या है, इस पूरी दुनिया में चीजें अपने हिसाब से होती रहेंगी, हो रही हैं और होती भी थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम नहीं देख रहे किसी चीज को तो वो हो ही नहीं रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो सारी चीजें हो रही हैं, है ना, अपने हिसाब से हो रही हैं।
लेकिन जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे उस समय ऑब्जर्वेशन का t बराबर 0 चालू हो जाएगा। मतलब किसी टाइम t बराबर 0 पे मैंने जब ऑब्जेक्ट को देखना चालू किया, जब मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया, तो उस ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वेशन का t बराबर 0 स्टार्ट हो गया। तो ये चीज है, ठीक। मैं कह रहा हूं t बराबर 0 पे, मतलब जैसे ही कोई मतलब गाड़ी जा रही होगी 100 की स्पीड से, है ना, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही होगी, मैंने जब देखा तो मेरे को पता चला कि हाँ भाई इस मोमेंट पे इस गाड़ी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो मेरे लिए वो t बराबर 0 हो गया, ठीक है। और ये जो स्पीड है ना, ध्यान से देखना, ये हर सेकंड में घट रही है अगेन 10 मीटर पर सेकंड से, तो 90 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है, और 70 हो जाएगी एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट। अब क्योंकि उस पार्टिकल की वेलोसिटी घटती जा रही है, क्या करती जा रही है बेटा, घटती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो प्रीवियस से कम होगी, क्योंकि घट रही है। तो इसके आगे बढ़ोगे तो 60 आएगा, मतलब प्रीवियस से कम होती चली जाएगी। तो एक्सेलरेशन किन्हीं भी 2 इंस्टेंट पे देखोगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, और ऑपोजिट है तो घटेगी। ये निष्कर्ष, ये रिजल्ट है, ये याद होना चाहिए सभी को, ठीक। अब सवालों की तरफ आ जाते हैं यार। सवाल हमने लास्ट क्लास में काफ़ी सारे दिए थे आप लोगों को, आप लोगों ने सॉल्व भी किए थे, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब सवाल है बस, ठीक। और ये सवाल आपकी नोटबुक में होने चाहिए सभी लोगों की, ठीक। बेसिक है, अभी इसके बाद बहुत अच्छे सवाल भी आएंगे। कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज, यार एवरेज स्पीड जो होती है ना, V एवरेज, वो होती है, कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है ना। स्पीड ही बोल रहा है ना, हाँ बस काम हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यही होती है क्या, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी चली, एक कार एक A से B पे जाती है 20 किलोमीटर और वापस आती है 30 किलोमीटर, है ना, तो 50 किलोमीटर हो गए टोटल डिस्टेंस। और कितने टाइम में हुआ ये काम, होल जर्नी, हाँ, ठीक है। कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज, ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी। हाँ, ये तो फिर टाइम तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, जा रही है 20 किलोमीटर की स्पीड से, आ रही है 30 की से, तो 25 हो गई, सिंपल सी बात है। ऐसा ही है क्या, एवरेज स्पीड है, सोच के देखो। A से B पे कार जा रही है ना, कांस्टेंट स्पीड से जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से, और कांस्टेंट से ही आती है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज कितनी हो गई, मतलब जाते टाइम 20 है, आते टाइम 30 है, तो एवरेज कितनी होगी, सोच के देखो। अगर हम डिस्टेंस को लेट्स से थोड़ी देर के लिए D मान लें, वैसा सही सवाल है, अभी देखना ध्यान से। मैं डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, D मान लूँ, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ से और यहाँ पहुँची है ये कौन, कार, तो भाई इसने D डिस्टेंस तो जाने, मतलब D दूरी तो जाने में चली और D दूरी आने में चली, तो टोटल डिस्टेंस चल ली इसने कितनी, अच्छा डिस्टेंस नहीं दे रखी है, वो अपन को स्पीड दे रखी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस चल दी इसने 2D, कितनी चल दी, 2D, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्पीड हमें दे रखी है, यानी कि इसको जाते टाइम 20 किलोमीटर पर आवर से चाहिए और आते टाइम 30 किलोमीटर पर आवर चाहिए, यानी कि जाने में अगर इसको टाइम T1 लगा तो T1 टाइम चला इसने D/20 की स्पीड से, ये टाइम R में आएगा, घंटे में आएगा। समझे क्या कह रहा हूं भाई, जो ये टाइम T1 है ये कितना होगा भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, देख लो एक्सेलरेशन तो है नहीं, है ना, यहां से यहां तक की जर्नी में और फिर यहां से यहां तक की जर्नी में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हम बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई यहां से यहां तक की स्पीड हमें पता चल गई, ठीक है। वापस आते हैं यार, कहां चला गया, अच्छा पीछे चले गए क्या हम, ओके। हाँ एनीवेज, T1 की वैल्यू D/20, भाई डिस्टेंस इतनी स्पीड।
अब आते टाइम यार इसने डिस्टेंस तो डी ही चली, लेकिन स्पीड थी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा, जाने में इतना, आने में इतना, ये प्लस ये, ठीक है। तो 2d अपॉन t1 प्लस t2, और t1 और t2 की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 2 टाइम्स d अपॉन t1 की वैल्यू कितनी बेटा, d अपॉन 20 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, d अपॉन 30, ठीक है। तो d कॉमन आ जाएगा, तो 2d डिवाइडेड बाय d कॉमन आ गया, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 हो गया, ठीक है। d से d कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, ठीक है। तो 50 हो गया 20 प्लस 30, तो यहाँ पे 50 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 से 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर वुड नॉट बी 25 बट 24। काफ़ी सारे बच्चों ने ए आंसर किया हुआ था, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, अगर एक प्रॉपर पार्ट ऑफ जर्नी डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो ऐसे बस एवरेज मत निकाल देना कि v1 प्लस v2 बाई 2 के अच्छा 20 से गई 30 से आ गई तो बस दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, नहीं। प्रॉपर फॉर्मूला है, थॉट है, उस थॉट के साथ ही जाना अपन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे किसी ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पहले जो भी बहुत सारे स्टेट वगैरह के एग्जाम होते थे उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ को 50 किलोमीटर पर आवर से क्या करती है बेटा, वो ट्रैवल करती है, ठीक है। अब वही सेम कहानी है कि एक पोर्शन ऑफ टाइम को v1 स्पीड से कांस्टेंट होनी चाहिए स्पीड, और एक पोर्शन ऑफ टाइम को v2 स्पीड से ट्रैवल करती है, तो एवरेज स्पीड आती है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। जो अभी किया वो भी किया था लास्ट क्लास में, ऐसा सवाल भी किया था हमने, अभी उसके ऊपर फॉर्मूला भी बेस्ड था। तो यहाँ पे भी बेटा सेम टाइप का फॉर्मूला, तो अब हम एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से सुनना, ये कब होगा, ये तब होगा जब आपको टाइम भी नहीं दिया गया और डिस्टेंस भी नहीं दी गई है, सिर्फ ये बताया गया कि स्पीड है ना, मतलब ऐसे बताया जाएगा सवाल में, फर्स्ट हाफ इतनी स्पीड से, सेकंड हाफ इतनी स्पीड से, या ऐसे बता देगा कि 1/3 डिस्टेंस चलता है इस स्पीड से और 3/4 डिस्टेंस चलता है किसी और स्पीड से। तो ऐसे ऐसे चीजें आएंगी जिनमें आपको डिस्टेंस भी नहीं दी हुई होगी, बस ये बताएगा कि इतना पार्ट ऑफ डिस्टेंस इस स्पीड से और इतना पार्ट ऑफ डिस्टेंस इस स्पीड से चलता है अपना पार्टिकल, बस ये बताया होगा आप लोगों को। अब ऐसे केसेस में करना क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ना टाइम दिया होगा ना डिस्टेंस दी होगी, सिर्फ स्पीड दी होगी। तो भैया एवरेज स्पीड पूछी हुई होल जर्नी के लिए 2 टाइम्स v1 है 30, क्योंकि देखो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो यूनिट बदलने की भी जरूरत नहीं है, v1 प्लस v2, ठीक है। तो अगर 2 टाइम्स 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और ये 4 बार कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो अपने पास आ गया, ये आ जाएगा अपने पास 7.5 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ गया 37.5 आ जाएगा आई गेस, हाँ 7.5 इंटू 4 हो गया अपने पास में 30 और 37.5, यस, सी ऑप्शन करेक्ट है, 37.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। तो ये अब डिफरेंट पैटर्न होंगे हमारे पास क्वेश्चंस के, उन पैटर्न्स के ऊपर हमको थोड़ा ध्यान देना है, उन पैटर्न्स को याद रखना है, तो काम हो जाएगा बेटा अपना, ठीक। आगे क्या दे रखा है देखो सवाल में, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकंड एंड s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, देन देखो ध्यान से क्या हो रहा है भाई, एक पार्टिकल है उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं 20 सेकंड के लिए। रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे जब मैं इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, जब t बराबर 0 पे मैं इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे हमें कहा गया कि 20 सेकंड तक चलता है, s1 दूरी चली इसने बेटा कितने टाइम में, 10 सेकंड में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और s2 दूरी चली इसने नेक्स्ट 10 सेकंड में,
कितनी चली बेटा नेक्स्ट 10 सेकंड में इसने यहां से यहां तक, S2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पूछा गया है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जरा ध्यान से भाई। t बराबर 0 पे फॉर फर्स्ट 10 सेकंड लिख देते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो भी समझ लो। t बराबर 0 पे u बराबर है 0, ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकंड के लिए मैं दूरी निकाल रहा हूं S1, ठीक है, तो S1 निकालने के लिए मैं दूसरी इक्वेशन यूज करूंगा। देख लो, वन डायमेंशन में अगर मोशन हो रही है तो डिस्टेंस जो है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, हमको एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गई कि S1 जो है, डिस्टेंस बोलो इसको, डिस्प्लेसमेंट बोलो, बराबर ही रहेगा फर्स्ट 10 सेकंड में, या जब भी एक लाइन में मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो जो डिस्टेंस रहेगी उसकी वही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी की। तो अभी ऐसे भी सवाल आएंगे कि जाके पार्टिकल वापस आएगा, तो वहां हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत लफड़ा होगा, लेकिन यहां तो नहीं है, बेसिक चीज है। तो फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस हो जाएगी ut, या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक ही बात है, प्लस हाफ at²। तो u0 है, ठीक है, फर्स्ट 10 सेकंड में पूछ रहा है, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो a मान लेते हैं एक्सेलरेशन को, इंटू t की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 100/2 यानी कि 50 टाइम्स a आ गया S1, ठीक है। अच्छा, अब यार एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक पता चल गया मुझे कितना डिस्टेंस चला इसने, 50 है, अब यहां से अगेन सेम इक्वेशन लगा देंगे, लेकिन बेटा जो एक्सेलरेशन है ना उसके कारण स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा है 20 सेकंड तक, तो 10 सेकंड में उसकी स्पीड भी तो बड़ी होगी पहले के 10 सेकंड, और आगे हर एक सेकंड में बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ चुकी होगी पार्टिकल की, तो यहां पे स्पीड 0 नहीं रहेगी। तो ये इक्वेशन जो है, इसमें मैं यहां पे स्पीड 0 नहीं रखूंगा, और इनफैक्ट इससे भी अच्छा तरीका कि मैं मान लेता हूं यहां से और 20 सेकंड में कितनी दूरी चली है s, भाई पहले 10 की तो पता चली गई, मैं मान लेता हूं कि t बराबर 0 से और 20 सेकंड में टोटल डिस्टेंस चली S1 तो पता ही है, तो S में से S1 घटा दूंगा तो S2 आ जाएगा, सिंपल है। तो मैं अब स्टार्टिंग से फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 20 सेकंड, बिल्कुल स्टार्टिंग से और 20 सेकंड में जो दूरी चली ना उसने टोटल, वो निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा S मान लेते हैं इसको, ठीक है, दिस इज लेट्स से S, और S की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। S विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। t बराबर 0 पे 0 है स्पीड, t बराबर 0 से 20 सेकंड का देख रहा हूँ ना, तो वही अगेन हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये आ गया 400/2 यानी कि 200a, ठीक है। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब मुझे टोटल डिस्टेंस पता है s, और मुझे पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस चली वो पता है, तो पूरे में से ये घटा दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा अगले 10 सेकंड में कितनी चली होगी, तो s माइनस S1 जो है वो S2 हो जाएगा, यानी कि 200a माइनस 50a, ये हो गया 150a, ठीक है। ये आ गया अपने पास S2 की वैल्यू, ठीक है। अब S2 की वैल्यू आ गई, S1 की वैल्यू आ गई। देखो भाई अब ध्यान से देखना, इस चीज पे थोड़ा गौर करना कि S2 जो है ना वो 3 टाइम्स S1 है, क्योंकि S1 कितना है, S1 है 50a, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा, तो S2 की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स S1 है, तो S1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, S2/3, S1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, S2/3, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिए हों तो इनको थोड़ा एक बार समझना और अप्रोच डिफाइन कर लेना कि यार हाँ t बराबर 0 पे चला 10 सेकंड के लिए, अब एक्सेलरेशन हो तो स्पीड भी तो बढ़ रही है, तो एक काम करते हैं पहले 10 सेकंड के लिए तो हम जो t बराबर 0 पे स्पीड क्योंकि 0 दी हुई है तो कैलकुलेशन आसान हो गई, तो पहले 10 सेकंड के लिए निकाल लिया। अब 20 सेकंड के लिए भी टोटल निकालो 0 से ही, यहां से नहीं कि अगले में कितनी चली होगी, तो यहां पे स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले v बराबर u प्लस at फॉर्मूला से, फिर उस स्पीड को इस फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, देन आपके पास वो डिस्टेंस आएगी, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अपन को क्या करना है, t बराबर 0 से स्टार्ट करना है, t बराबर 0 से 10 सेकंड में मेजर कर लिया, और t बराबर 0 से 20 का कर लो, तो जो 10 में चला है 20 में से उसको घटा दो, आगे अगले वाले 10 का टाइम आ जाएगा आपके पास, सिंपल है एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन एज t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। तो रिटार्डेशन आप लोगों को बताना है। रिटार्डेशन बेसिकली होता क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसे रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं सिंपली, राइट। अच्छा सुनना जरा ध्यान से, यहां बेटा हमें t जो है वो फंक्शन दे रखा है किसका, x का, ठीक है। हमें एक छोटी सी चीज पता है, क्या पता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता हो तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वो होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा मामला उल्टा पड़ रहा है। उल्टा कैसे पड़ रहा है, देखो अपने को क्या दिया हुआ है बेटा, अपने को दिया हुआ है t का x की फॉर्म में फंक्शन है ना, x का t की फॉर्म में, t दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो dt बाई dx अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, टाइम का मैंने डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मार दिया, ठीक। तो भाई अल्फा एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ठीक है, और प्लस जो अपना बीटा है, बीटा एक्स है, उसमें बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बीटा, कांस्टेंट एज इट इज एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, सिंपल सी बात है ना। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा dx बाई dt, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यही आएगी, यही आएगी बेटा। अच्छा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये बन गया हमारे पास 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। सो दिस इज आवर वेलोसिटी। अब इसका अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं d2x बाई dt2, तो भैया ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करते हैं, चेन रूल सबसे पहली बात, क्योंकि सिर्फ x की पावर n नहीं है, अंदर एक फंक्शन है समथिंग प्लस x है या x प्लस समथिंग, उसकी पावर हमारे पास n दे रखी है, तो पावर आगे आ जाती है, पावर को आगे बुला लो, फंक्शन को एज इट इज लिखो और इसकी पावर एक क्या कर दो, इसकी पावर एक क्या कर दो, क्या कर देते एक पावर, अरे जब भी हमारे पास, ध्यान से सुन लेना, x की पावर n होती है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n आगे आ जाता है और x की पावर एक कम हो जाती है, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन, अब इसके अंदर जो उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फा और बीटा का हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा यहाँ से -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही आ रही है। अरे -2 पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ना अभी यहाँ पे बेटा x जो है दैट इज स्टिल अ वेरिएबल, मतलब हमारे पास x आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, dt के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो dx बाई dt भी आएगा, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक है, अभी हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है 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 ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं इसका, वैसे बिल्कुल एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं अगर हमको dx बाई dt मिल गया, सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ बेटा हमें टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो x बच जाएगा और आंसर में x नहीं है। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, हमें क्या मिल गया बेटा, हमें मिल गया v, क्या मिल गया बेटा हमें v। तो याद होगा हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन को मैं v dv बाई dx भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, v dv बाई dx लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो v की वैल्यू तो ये रही, ठीक है, तो एज इट इज लिख दो v की वैल्यू भाई, क्योंकि x का फंक्शन है ना v, टाइम का नहीं है, x का फंक्शन है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसको डेरिवेट करेंगे तो फिर हमारे पास में और वैल्यूज आती चली जाएंगी, राइट। हमको क्या करना है, क्योंकि v हमारे पास x का फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि v के फंक्शन में x आ रहा है, तो मैं एक्सेलरेशन को x के फंक्शन में सॉल्व करके लिखूंगा, मतलब v dv बाई dx लिखूंगा। दो फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के, dv बाई dt या v dv बाई dx। तो ये आ गया हमारे पास में 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1 या 1/2
बोल दो सीधा सीधा, ठीक है। चलो -1 ही लिख देते हैं अभी पावर, और उसके बाद इसको डेरिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये v है, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंशिएशन। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि पहले पावर आगे आएगी और 2α x प्लस बीटा की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा, पावर कम हो जाएगी। डिफरेंशिएशन आई होप सभी लोगों को आता होगा, तो -2 हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब 2α x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब 2α x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2α, और x का डिफरेंशिएशन तो बेटा 1 होगा और बीटा का 0 हो जाएगा, तो 2α आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार ठीक से इसको लिखें हम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है बेटा, वो आ रही है 2α x प्लस बीटा की पावर -3, ठीक है। -2 है, उधर -1 है तो -3 हो गए, इंटू -1 इंटू 2α, यानी कि -2α, ठीक है। यही आ रही है। चलो अब यार देखो ध्यान से कि 2α को मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। v को एज इट इज़ लिखा हमने, पावर का डिफरेंशिएशन किया, एक पावर कम हो गई, 2α आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2α हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, नेगेटिव में नीचे लिख सकते हैं 2αx प्लस बीटा, ठीक है। क्लियर है, इसकी पावर 3, ठीक। क्लियर है ये बात सभी लोगों को, ये लिख सकते हैं ना। या चलो इसको डायरेक्ट अपन ऐसे लिख देते हैं कि भाई -2α, ठीक है, इंटू 2αx प्लस बीटा की पावर -3। अब देखो 2αx प्लस बीटा की पावर -1 का मतलब है वेलोसिटी। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूं तो 2αx प्लस बीटा की पावर -3 हो जाएगी और इधर v क्यूब हो जाएगा, तो मैं इसको v क्यूब बोल सकता हूं, ठीक है। क्या बोल सकता हूं बेटा, v क्यूब बोल सकता हूं। या ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, हमको पूछा गया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि -a बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, 2αv क्यूब आ गया, तो 2αv क्यूब इज फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे ऐसे सवाल भी है और ऐसे ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। यहां क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो यहां हम एक्सेलरेशन dv/dt से निकाल सकते हैं। सुनना जरा ध्यान से, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज दिस, ठीक। पहली चीज, पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, कब, t बराबर 1 सेकेंड पे। इफ इट इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट t बराबर 0। सुनना ध्यान से। और एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। भाई v दे रखा है हमें 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, एक्सेलरेशन विल बी dv/dt। भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 10 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, 2t का हो गया 2 और 3 एज इट इज, t स्क्वायर का हो गया 2t, ठीक है। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आता है, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक। तो होगा 2 + 6t, ठीक है। ये आ गया अपने पास में एक्सेलरेशन। अब देखो यार, मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकता हूँ न्यूटन की, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब जिस पे इक्वेशन बेस्ड होते वही कांस्टेंट नहीं है, जो कंडीशन होती है कि भाई ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, वही कांस्टेंट नहीं है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पार्टिकल का। क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वेलोसिटी दी हो और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, dx/dt। तो यहां से dx जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा v dt, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, v dt। अब dx बराबर v की वैल्यू रखो भाई, 10 + 2t + 3t स्क्वायर, ठीक है, इंटू dt, ठीक है। अब देखो यार, हमको क्या करना है, हमको एक छोटी सी चीज बताई गई। देखो जब हमें बताया हुआ है ये बात, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में सीखी भी होगी कि अगर आप लोगों को वेलोसिटी दे रखी है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन, और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी निकालना है तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, यू नो इट, ठीक है। तो मुझे बोला गया है कि t बराबर 0 पे, यहाँ लिमिट रखते हैं, t बराबर 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर, लोअर लिमिट, और t बराबर 1 पे हमें निकालना है, तो t बराबर 1 पे मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। अब 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है x, तो मैंने लिख दिया x।
20 से x लिमिट आ गई बराबर 10 का dt के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 10t, है ना, और 2t का हो जाएगा 2 इंटू 2 का तो 2 ही रहेगा, t का हो जाएगा t²/2, पावर 1 बढ़ा दो और नीचे भी उसी पावर से डिवाइड कर दो, और साथ में 3 एज इट इज, t² की पावर 1 बढ़ाओ तो t³ डिवाइडेड बाई 3 आ गया, और हमने 0 से और 1 लिमिट रख दी। ठीक है, t बराबर 1 पे पूछा गया ना, बहुत बढ़िया। अब यार वैल्यू पुट करनी है हमें, और वैल्यू पुट करते समय हमें ध्यान रखना है, पहले अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अपर वैल्यू रखी x माइनस लोअर वैल्यू रखी 20 बराबर, इसको इक्वल करना है बेटा, किसके इक्वल करना है सुन लो जरा, पहले 1 1 1 रख दो इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस ये 2 से 2 काट दो यार, और 3 से 3 काट दो, t² की जगह 1 का स्क्वायर और t³ की जगह 1 का क्यूब, और 0 रखूंगा तीनों में t की जगह तो 0 0 0 हो जाएगा, तो मैं उसको 0 ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10 और 1 11 और 1 12, और ये 20 उधर जाएगा तो 20 प्लस 12 यानी कि 32। तो 1 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा 32 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि हमने t बराबर 0 पे पार्टिकल को कहाँ माना है, 20 मीटर पे माना है। t बराबर 0 पे पार्टिकल को कहाँ माना भाई, t बराबर 0 पार्टिकल को 20 मीटर पे माना है, तो एक्चुअल में पार्टिकल की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन हो जाएगी 32 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो बेटा क्योंकि t बराबर 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी 20 पे था तो डिस्प्लेसमेंट होगा 12। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि ये ओरिजिन है, पार्टिकल t बराबर 0 पे यहाँ है, ठीक है, कितना 20 मीटर दूरी पे, ठीक है, और 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, t बराबर 1 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, यहाँ से दूरी है 32 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, यहाँ से और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल 12 मीटर। कितना हुआ बेटा, 12 मीटर, वो तो निकाल ही लिया हमने, ऑलरेडी 20 पे तो था ही, टोटल 0 से लेके और 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा, 32 मीटर, तो मतलब पोजीशन कितनी आ रही, 32 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12 मीटर। सुन लो जरा ध्यान से, t बराबर 0 पे ये ओरिजिन, यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं कि भैया पार्टिकल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 0 पे यहाँ था 20 मीटर, मैं तो अपने से नापूंगा ना दूरी, मेरे से 20 मीटर है पहले, 1 सेकंड में 32 मीटर दूर हो गया, मतलब मेरे को पता चल गया 12 मीटर और आगे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हुआ। ठीक, पोजीशन 32 मीटर हो गई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कुछ और छोटे छोटे सवाल और बेसिक सवाल। इफ डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन टाइम सच दैट x इज इक्वल टू 2t माइनस 2, एवरेज स्पीड बतानी अप टू 4 सेकेंड। बेटा अब ये ना एक स्पेशल केस है, ठीक है, और केस नाम दे दो इसको, चलो केस, स्पेशल केस लिख देना, और केस है क्या ये समझ लो। केस ये है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, सुन लेना भाई, और आपको स्पीड निकालने को बोली जाए। यार डिस्प्लेसमेंट से मैं स्पीड नहीं निकाल सकता, डिस्प्लेसमेंट से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अगर आप मुझे डिस्प्लेसमेंट दोगे x, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट आई कैन नॉट फाइंड स्पीड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट से स्पीड नहीं निकाल सकता। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये ओरिजिन है अपना, ठीक है, ऐसे पार्टिकल मूव करता है, अभी बताता हूं कैसे करता है। मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ यार, ठीक है, यहां गया और वापस यहां आ गया, मान लो 4 सेकंड में, इसी सवाल का डेटा लेता हूं 4 सेकंड में, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी मान लो 2 मीटर, और पहले यहां से गया 6 मीटर और फिर इधर आया बेटा 4 मीटर, तभी तो 2 मीटर बचेगी। मतलब समझना अभी डिफरेंस क्या है, पहले पार्टिकल 6 मीटर गया फिर 4 मीटर आया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ 2 मीटर, तो वेलोसिटी तो आएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा यहां से यहां, और यहां से आने में मान लो 10 सेकंड, 4 सेकंड लगा, तो भाई यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो 4 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 2/4 आ गई एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो 6 और 4 10 मीटर चलाए, टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना लिया 4 सेकंड, तो 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। 0.5 है वेलोसिटी और 2.5 है स्पीड, तो ये डिफरेंस है। अब हमें सबसे पहले ये चीज देखनी होगी, क्या चीज देखनी होगी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है और वो वापस मुड़ा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब एक्ट कर रहा है उस केस में, तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी तो वो स्लो होगा, स्लो होगा, स्लो होगा, स्लो होगा, स्लो होगा और यहां पे आके रेस्ट पे आएगा मोमेंटरली। क्या बेटा? रेस्ट मोमेंटरली, ठीक है, एट रेस्ट। और कैसे आएगा रेस्ट पे? मोमेंटरली। मोमेंटरली का मतलब क्या है? बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। मोमेंटरली का मतलब है मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा। और फिर क्योंकि अब देखो जैसे ये जिस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आया ना, देखो पहले क्या है कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, तो वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, यहां के रुक गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बता रहा हूं, रुक गया, रेस्ट पे आ गया। अच्छा, इस इंस्टेंट पे ये मोमेंटरीली रेस्ट पे आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये जिस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आया है ना, मतलब 0.0000001 सेकंड के लिए रेस्ट पे आया मान लो, तो उस 0.000000001 सेकंड में अगर मैं इसे देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि पार्टिकल रेस्ट पे और इधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। मैंने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड दैट इज वर्किंग ऑन द बॉडी थ्रू आउट। बॉडी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी कम होगी, जीरो होगी, और जिस मोमेंट पे जीरो होगी उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन इस बॉडी को इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये बॉडी वापस इधर आने लग जाएगी, वापस इधर आने लग जाएगी। यही होगा। हाँ, मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल रेस्ट पे आया है। उससे पहले सवाल को अलग सॉल्व करना है, उसके बाद सवाल को अलग सॉल्व करना है। जिस मोमेंट पे रेस्ट पे अगर ये पता चल गया ना, तो देखो उससे पहले का डिस्प्लेसमेंट प्लस उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल ने पलटी कहां मारी है, क्योंकि अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता रहा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे, लेकिन अगर वो पलटी मार के आया एक ही लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, डिस्टेंस उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना, वो पॉइंट फाइंड करना है जब पार्टिकल ने पलटी मारी है। अरे कुछ दोस्त होते होंगे ना बोल के पलट जाते हैं, अरे कुछ दोस्त होते हैं ना बोल के पलट जाते हैं कि चलो यार हाँ आज ये करते हैं, हाँ भाई तूने काइनेमैटिक्स पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। पढ़ा दे यार, कहता हाँ संडे को पढ़ा दूंगा, मार गया पलटी, नहीं पढ़ाया। तो हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम ये फाइंड करें कि पलटी कौन मार रहा है और कब मार रहा है, फायदे वाली बात, ठीक। तो हमको ये फाइंड करना है कि पार्टिकल पलटी कब मार रहा है, वो पॉइंट जहां पे स्पीड जीरो हो रही है, जीरो होने के बाद ही वो पलटी मारेगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि चलती चलती स्पीड उसने रिवर्स कर ली और इधर। भाई किसी भी आदमी को अगर चलते चलते वापस पीछे मुड़ना है तो पहले रोकना पड़ेगा, अपनी पोस्चर चेंज करनी पड़ेगी, फिर मूव करना पड़ेगा आगे, ऐसा ही होगा। हाँ, तो यही कहानी है, ठीक है। आप कार में बैठे हुए, कार ऐसे आगे जाती जाती अपने आप पीछे नहीं आती ना, पहले आप स्लो करते हो, रोकते हो, फिर बैक गियर डालते हो, है ना, उसके बाद वो पीछे आती है, ठीक। तो यही सेम कहानी है, पहले वो रुकेगा और यही पॉइंट हमें फाइंड करना, उसके बाद तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो एक तरह का केस है और डिस्प्लेसमेंट से स्पीड फाइंड करने वाला केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस एक्चुअली। काफी सारे सवाल इस पे बनते हैं और काफी अच्छे अच्छे सवाल इनफैक्ट इस पे बनते हैं। तो करते हैं बेटा इसको सॉल्व। हमें पहले ये देखना है कि स्पीड कितनी है भाई साहब, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 4 सेकंड तक, मतलब 4 सेकंड में पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं इससे, बट मुझे स्पीड निकालनी होगी, ठीक है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है, पहले मुझे देखना होगा पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो 2t से जो x इज टू 2t मैंने फाइंड आउट एवरेज स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, अगर ये टाइम सेकंड में दिया हुआ है और डिस्टेंस x में दी हुई है, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और -2 का हो जाएगा -0, तो 0 के लिखने का मतलब है नहीं। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगी, है ना। अच्छा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट आने से मुझे ये पता चला, क्या पता चला कि यार 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पार्टिकल, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, कांस्टेंट है इसकी वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कांस्टेंट है भाई इसकी वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम के साथ, ऐसे डिपेंड कर रहा है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है 4 सेकंड में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में
एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा ये हमको निकालना है, और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। बेटा t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ है, x बराबर t की वैल्यू 0 रखो, पता चल जाएगा कहाँ पे, 2 × 0 - 2, ठीक है। तो आ गया x बराबर -2 मीटर। मान लो इतनी x, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अभी 2 पे है ये, ठीक है। 4 सेकंड में इसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो t बराबर 4 रख के देखो, x = आ जाएगा 2 × 4 - 2, यानी कि 6 मीटर पे। मतलब इनिशियली पार्टिकल, ये ओरिजिन है, इसके इधर -1, इसके इधर -2, इनिशियली पार्टिकल यहाँ है, और 1 2 3 4 5 6 फाइनली पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर ट्रैवल कर दिए। कितने मीटर ट्रैवल कर दिए भाई इसने, 8 मीटर ट्रैवल कर दिए। कितने मीटर डिस्टेंस चल ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर चल दी। कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो भैया इसकी स्पीड कितनी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 8 मीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी है, क्योंकि पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो सेम आ रहे हैं, कि वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही है, राइट। अब सेम टाइप का कॉन्सेप्ट बेटा अपना यूज होगा, मतलब एवरेज स्पीड पूछी जाए वी एवरेज, तो हम लिखेंगे भैया 8 मीटर का डिस्टेंस चला है और 4 सेकंड में चला है, 2 मीटर पर सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अगली चीज देखते हैं, अगला सवाल जो है वो थोड़ा तोड़फोड़ और बढ़िया सवाल है। हाँ देखना भाई, वेलोसिटी जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर बेटा, टाइम के ऊपर। कैसे है, 4 - 2t। अब यहाँ ध्यान से देख लेना, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पार्टिकल पलटी मार सकता है, वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, चेक कर लेना है पहले। हालांकि पिछले में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन चेक फिर भी करना है, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है भाई 1 सेकंड से 3 सेकंड में, मतलब t बराबर 1 सेकंड से और t बराबर 3 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस चलेगा। अब देखो ये भी एक केस है, वो पिछले जैसा ही, वेलोसिटी से हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब यार मुझे पता है कि मैं अगर वेलोसिटी दे रखी होती तो मैं dx/dt करता तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता, इंटीग्रेट कर देता ना लिमिट लगा के, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर देता तो मेरे पास क्या आ जाता बेटा, मेरे पास बिल्कुल आसान भाषा में डिस्प्लेसमेंट आ जाता। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए डिस्टेंस। क्या पूछा हुआ सवाल में, डिस्टेंस। क्या पूछा हुआ सवाल में, डिस्टेंस। तो मेरे को चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें भाई, सुनो ध्यान से। पहले ये फाइंड कर ले पार्टिकल पलटी कब मारेगा, पहले ये फाइंड कर ले पार्टिकल पलटी कब मारेगा। पलटी मारने से पहले जस्ट वेलोसिटी 0 करेगा, तो वेलोसिटी देख लेते कब 0 हो रही है। तो v बराबर 0 रख के देखते हैं भैया, v की वैल्यू 0 रखी, बराबर आ गया 4 - 2t, तो t की वैल्यू आ गई 4/2 यानी कि 2 सेकंड। भाई साहब मानो या ना मानो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। अच्छा एक और चीज देख लेना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तभी तो पलटी मारेगा भाई। एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्या, चेक कर लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, -2t का 2 हो जाएगा, तो 0 - 2 यानी कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अरे रेस्ट पे आने का मतलब यही है ना, अगर पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है तो मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ साथ, है ना, यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, ठीक है। मतलब पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर है। तो पार्टिकल t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 सेकंड चला, 2 सेकंड चला, ठीक है, यहां आया रेस्ट पे। अब देखो इस मोमेंट पे पार्टिकल रेस्ट पे आया, मतलब यहीं पे पार्टिकल पलटी मारेगा। क्यों मारेगा पलटी भाई, इसलिए मारेगा क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट पे आया मोमेंटरी, एक्सेलरेशन तो इधर एक्ट कर रहा है ना। सोच के देखो, रेस्ट पे रखे हो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब वो तो इधर दौड़ेगा, तो अब पार्टिकल इधर दौड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है वेलोसिटी से, तो मेरे को पता चल गया कि यहां पार्टिकल रेस्ट पे आया है, तो मैं पहले 1 सेकंड में, मतलब मुझे पता है 1 से 3 सेकंड का निकालना है, ठीक है। तो 2 सेकंड तक तो पार्टिकल सीधा चलता है, ठीक भाई, मतलब यहां से यहां आया, यहां से आया, तो मैं 1 से 2 सेकंड का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, निकाल लूं।
और उसके बाद 2 सेकंड से और 3 सेकंड का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल देता हूं। अरे क्योंकि यहां रेस्ट पे आ गया, ठीक है, 2 सेकंड पे यहां है तो ओरिजिन ये बन गया, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल, दोनों को ऐड कर देता हूं, वही डिस्टेंस हो जाएगी। समझे क्या? समझे क्या? देख भाई, टी बराबर वेलोसिटी दे रखी है, मुझे निकालना है डिस्टेंस, लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, तो मैं तो डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, बस उसको तोड़ तोड़ के करूंगा। भाई यहां से और यहां तक का जब पार्टिकल ऐसे गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, टी बराबर 1 सेकंड से टी बराबर 2 सेकंड का, और यहां रेस्ट पे आया, उसके बाद टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 3 सेकंड का भी सेम रहेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओरिजिन बन गया ना, तो यहां से यहां तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो सेम रहेगा, डिस्टेंस के बराबर है। अरे भाई यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखना, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक, तो डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। पहले अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का ही लगेगा, बस टुकड़ों में लगाना है, डिस्प्लेसमेंट को तोड़ तोड़ के जोड़ेंगे वो डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, तो dx आ जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, मतलब जो डिस्टेंस चली वो आ जाएगा v dt, v की वैल्यू क्या है 4 - 2t इंटू डी टी, और 1 सेकंड से 2 सेकंड प्लस 1 सेकंड से 2 सेकंड अलग चला है ये, और 2 सेकंड से 3 सेकंड अलग चला है, तो मैंने लिख दिया 2 सेकंड से 3 सेकंड, 3 सेकंड तक ही निकालना, बस काम हो गया। 4 - 2t इंटू डी टी, पॉजिटिव वैल्यूज रखनी, ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो आ जाएगा अपने पास में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, लेट्स कॉल इट x। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा अपने पास में 4 - 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t, अरे 4 का dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 4t, और 2 एज इट इज t का हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में t²/2। ठीक है, लिमिट रख देना 1 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस अगेन 4t - 2t²/2। ठीक है, लिमिट रख देना 2 से 3। ठीक है, तो लिमिट जैसे हम पुट करते हैं बेटा, इट विल कम आउट एज, पहले 2 रखना फिर 1 रखना है, तो ये बन जाएगा 8 - 4। ठीक है, -1 रखोगे तो 4, अपर लिमिट रखिए 8 - 4, यहाँ बन गया 4 - 1। ठीक है, और साथ में आ रहा प्लस 3 रखोगे तो 12 - 9 प्लस 2 रखोगे तो 8 - 4। ठीक है, माइनस आएगा ना यहाँ पे, 12 - 9। ठीक है, माइनस पहले अपर लिमिट रखते हैं फंक्शन में, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो 8 - 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस चल गया है 4 - 3, ये 4 में से 1 गया तो 3, इधर 4 में से 4 - 3 हो गया 1, प्लस 3 - 4, 3 - 4। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखनी, मैंने बोला था कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, तो चाहो तो आप बेटा यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हो, मतलब जो भी वैल्यू आएगी यू हैव टू कैलकुलेट इट और काउंट इट एज पॉजिटिव। वो नेगेटिव सिर्फ इसलिए आ रही है, वो वाली वैल्यू -1 इसलिए आ रही है क्योंकि बेटा पहले पार्टिकल इधर जा रहा था, ठीक है, अब इधर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, तो डायरेक्शन चेंज हुई है उसकी, इसलिए वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। डायरेक्शन चेंज हुई है ना, वेक्टर से यार, वो डायरेक्शन चेंज हुई ना, इसलिए वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2 मीटर डिस्टेंस चली है उसने। 1 सेकंड से 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली है बेटा अपने पार्टिकल ने? 2 मीटर डिस्टेंस चली। तो ऐसे सवाल जहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन पूछा हो और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दी हो, तो मेक श्योर कि पहले आप ये चेक कर ले कि कहाँ पे जाके वेलोसिटी है वो 0 हो रही है। पहले वेलोसिटी 0 होने से पहले वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, क्योंकि एक ही लाइन में सीधा चला होगा 0 होने तक, पलटी मारने तक, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगी। फिर वहां से जब वापस आएगा तो भी जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। तो अलग अलग पलटी मारने से पहले और बाद में अलग अलग कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट्स को और ऐड कर दो, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो ऐसे सवाल भी अपन से बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए, नोट कर लो फटाफट, पलटी वल्टी मरवा दिए सभी पार्टिकल्स को अपन ने। ठीक, चलो सवाल काफ़ी है, एक और अच्छा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट, वो पिछले जो सवाल थे वो स्पेसिमेन प्रॉब्लम बोलते हैं, उसमें हमने कोई इक्वेशन यूज़ नहीं की न्यूटन की, कैलकुलस से होते हैं वो सवाल। अब थोड़े इक्वेशन वाले सवाल आगे, सुनना ध्यान से। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब मान लो यहाँ से कार स्टार्ट करी, t = 0 पे, स्पीड 0 है इनिशियली, ठीक है, ये डेटा समझ में आ गया।
और एक्सेलरेट करती यूनिफॉर्मली 20 सेकंड के लिए, ठीक है। 20 सेकंड के लिए कार ने एक्सेलरेट किया अपने आप को और एक वेलोसिटी पे पहुंच गई। एक्सेलरेट करे तो स्पीड बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर दे 20 सेकंड टू अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, इट देन रन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये इसी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करती है, किसी एक डिस्टेंस तक करती होगी, किसी एक टाइम तक, मुझे नहीं बताया ऐसा कुछ। एंड ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब यहां से 200 मीटर चल के ये किस पे आ जाती है बेटा, ये आ जाती है रेस्ट पे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी यहां 0 हो गई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बोला गया 600 मीटर है, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम बताओ, मतलब यहां कितना है एक्सेलरेशन, यहां कितना रिटार्डेशन और टोटल टाइम कितना लगा ये बताना है। यहां प्लस यहां जो डिस्टेंस उसने कवर किए है वो डिस्टेंस है 600 मीटर, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले तो इसका निपटारा करते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। तो भैया स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। पहला सवाल जो है उसका पहला पार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले वाले पार्ट का एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है भाई। इनिशियली 0 वेलोसिटी थी, 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी। अरे 0 से 20 हुई है 20 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी, तभी तो 20 सेकंड में 20 हो गई, तो एक एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 आ गई। नहीं यकीन होता तो इक्वेशन लगा लो, वैसे तो ज़रूरत है नहीं। तो v की वैल्यू आ जाएगी 0 + a इंटू, अच्छा v की वैल्यू तो पता ही है ना, 20 हो रखी है, तो 20 = आ जाएगा 0 × a × 20। तो 20 से 20 1 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब कहा गया कि ये ना, सुनना ध्यान से, ये कुछ समय के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, लेकिन हमें नहीं पता कितना समय चली है। उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस जो है ना उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, हमें कहा गया टोटल डिस्टेंस है 600 मीटर, तो यहां से मतलब जिस ड्यूरेशन में वो, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। मुझे एक चीज पता है कि बी से सी में वो कांस्टेंट स्पीड से चलिए, मुझे ये नहीं पता कितने टाइम तक और कितनी दूरी, लेकिन मुझे ये पता है सी डी की वैल्यू है 200 मीटर, टोटल भी पता है, और यहां की भी दूरी मैं निकाल सकता हूं कितनी दूरी, ठीक है। तो यहां की दूरी निकालते हैं सबसे पहले। तो यहां की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, यहां की दूरी हो जाएगी ए बी, इसको बेटा न्यूटन की सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूं। यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, सीधी लाइन में चला है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस हो जाएगी ut + ½ at², ठीक है। u की वैल्यू वैसे 0 है, बट स्टिल यू कैन राइट ut + ½ at²। अब एक्सेलरेशन तो है ही हमारे पास, u की वैल्यू 0 थे तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, आ जाएगा 1/2 × 1 × टाइम कितना, 20 का स्क्वायर यानी कि 400, तो ये आ गया अपने पास 200 मीटर। क्या बात कर रहे हो, मतलब a से b की जो दूरी है वो है 200 मीटर, ठीक है, और c से d की दूरी भी 200 मीटर है, टोटल 600 मीटर है। क्या बात कर रहे हो, तो ये भी तो 200 मीटर होनी चाहिए यार, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। आधा सवाल खत्म हो गया, ये मान के चलो। अब हमें ये पता है कि 20 मीटर पर सेकंड से चलती है, टोटल टाइम भी बताना है ना, क्योंकि हमें यहाँ का तो एक्सेलरेशन पता चल गया, यहाँ का रिटार्डेशन भी पता चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें टाइम भी बताना है कितना लगा। यहाँ 20 सेकंड लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मुझे पता है कि 20 मीटर पर सेकंड से ये चलती है कांस्टेंट स्पीड से यहाँ तक, यहाँ भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है बी से लेके सी तक। मुझे टाइम नहीं पता, मुझे दूरी नहीं पता, दूरी मैंने निकाल ली, टाइम आ जाएगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा कि टाइम = डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चली, 200 मीटर, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, डिवाइडेड बाय 20, तो ये लग गया 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड में पहुंची, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है भाई, और 200 मीटर चलना है, तो 20 की स्पीड से चलेगी 200 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 सेकंड में पहुंच जाएगी। 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है,
तो 10 सेकंड में 200 मीटर चल लेगी, बस सिंपल एकदम, बिल्कुल। ये बेटा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें तो इवन फॉर्मूलाज की जरूरत भी नहीं होती, तो हम कर रहे हैं चीजों को, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सी से डी की, ठीक है। सी से डी में भाई जैसे बी से सी तक कॉन्टिन्यूसली चलिए कांस्टेंट स्पीड से, सी पे स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड हो गई 0। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब कि कितने डिस्टेंस में जो अपनी बॉडी है वो रुक जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर होगा, तभी बॉडी रुकेगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात, तभी स्पीड कम होगी। अगर सेम डायरेक्शन हो कभी नहीं रुकेगी, वो तेज होती चली जाएगी और स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी, ठीक। तो मैंने कहा यार ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फाइनल स्पीड हो रही है 0, तो तीसरी इक्वेशन लगाते हैं, v² = u² + 2ax, ठीक है। तो फाइनल स्पीड तो 0 हो गई, बराबर u की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, मतलब CD के लिए लगा रहा हूँ ना मैं, तो C पे स्पीड कितनी है, 20 है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट C हो गई 20 + 2 × a, और डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 200 मीटर, ठीक है। ये इधर आया -400 हो गया, उधर +400 हो गया, इंटू a, तो a की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा भाई, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देख, सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऐसा अपन को पता है, सवाल में बोला है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 20 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम। अरे एक्सेलरेशन क्या होगा, ΔV/ΔT, ठीक है। तो ΔT क्या हो जाएगा, मतलब टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, ΔV/a। तो v की वैल्यू कितनी है 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1, तो टाइम लग रहा है 20 सेकंड। कितना लग रहा है भाई, 20 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, 20 सेकंड + 10 सेकंड 30 + 20 50 सेकंड, तो टोटल टाइम लगा 50 सेकंड। वहां एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव में, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। नोट करो नोट करो नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा, सारी चीजें आपके नोट होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों को दे देता हूं, कुछ छोटे मोटे सवाल है हल्के फुल्के, यू गाइस कैन ऑब्वियसली ट्राई दोस क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, बाकी तो जो भी फंडा है आप सभी लोगों को। छोटा सा सवाल है, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करने की कोशिश करें, मतलब ऐसे उतना छोटा भी नहीं है, अच्छा है लेकिन, ठीक है। मस्ट ट्राई क्वेश्चन है ये एक छोटा सा सवाल है। ए का फंक्शन दे रखा है एक्स की फॉर्म में, तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का है, तो v/dv/dx लिखते हैं, किसको, एक्सेलरेशन को, पता होगा। सॉल्व करके देख लेना, वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली कहानी है, सेम। वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन एज फंक्शन ऑफ एक्स। सॉल्व करना नहीं, और आंसर ज़रूर बताना है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के आंसर्स देख के कि हाँ आप लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सही या गलत है वो अगली वीडियो में पता चलता रहेगा आप सभी लोगों को, बट आंसर जरूर करना है ना, इट गिव्स अस मोटिवेशन, ठीक। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे पढ़ लेते हैं, उसका नाम है रिएक्शन टाइम। यार रिएक्शन टाइम क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, हमारा दिमाग चीज़ें सोचता है और फिर रिएक्ट करता है ना। तो सोचने में और वो रिएक्ट करने में जो टाइम लगा है ना मैंने, उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से कोई मेरे को पास करता हुआ दिखाई देता है, तो मेरे को दिख तो गया, लेकिन जैसे दिखा, हम सबको पता है, जस्ट उसी टाइम पे ब्रेक नहीं लगा। कुछ टाइम होता है बीच में कि मैंने देखा, मेरे दिमाग ने सेंस किया कि देयर इज अ डेंजर, और उस डेंजर तक गाड़ी चलती रहती है, तब मैं ब्रेक लगाना स्टार्ट करूंगा, तब जाके गाड़ी रुकेगी। तो ये जो टाइम है ना, कौन सा टाइम, सेंसिंग द इवेंट और एक्टिंग फॉर इट, ये जो सेंस और एक्ट के बीच का टाइम है। क्या बेटा, सेंस करना किसी सिचुएशन को और फिर उसके लिए एक्ट करना, इसमें जो टाइम लगता है ना, इसी टाइम को हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। यही टाइम होता है रिएक्शन टाइम। क्या टाइम होता है बेटा रिएक्शन टाइम, सेंसिंग द सिचुएशन एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली फॉर इट। उस सिचुएशन को सेंस करना पहले और फिर एक्ट करना, उसमें जो टाइम लगेगा उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, ठीक है। ये जितना कम होगा ना उतना बेटर रहेगा, मतलब जितने कम टाइम में हम सेंस करके रिएक्ट कर देंगे, वो जितना छोटा टाइम होगा ना, इसका मतलब हम स्मार्ट हैं, बढ़िया हैं हम एकदम,
मतलब जितना कम होगा ये टाइम वो बेटर है। मतलब कि सिचुएशन जैसी सेंस की ना आपने, उसके तुरंत बाद आप लोग ने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया, मतलब बढ़िया हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो रिएक्शन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मोशन पढ़ते हैं तो इसके सवाल वगैरह बहुत आते हैं। मीनिंग इसका यही है कि मान लो कोई मैं अगेन ये एग्जांपल देता हूं कि कुछ भी हम करते हैं तो उसके लिए हमारा दिमाग पहले हम सिचुएशन को सेंस करते हैं, फिर हम उसको एक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई पर्सन मुक्का मारने की कोशिश कर रहा है तो आपके दिमाग को पहले मुक्का आते हुए दिखाई देता है, फिर आपका दिमाग बोलता है कि हट जा बे, तो आप हटते हो, है ना। तो वो मुक्का दिखते के साथ ही आप ऐसे नहीं हो गए, वो धीरे धीरे आ रहा आपकी तरफ, उसको स्लो करके देखो सिचुएशन को तो समझ में आएगा कि मुक्का धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है और आप धीरे धीरे हट रहे हो। जैसे मुक्का आ रहा है उसके बाद आप हटना स्टार्ट हो रहे हो। कभी कभी तो पड़ जाता है ना, हाँ। तो जिनका रिएक्शन टाइम अच्छा नहीं होता उनकी आंख काली हो जाती है, ठीक, मतलब मुंह पे लगता है उनके। और जिनका रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, जनरली बॉक्सर्स वगैरह होते हैं, उनका काफ़ी अच्छा होता है, वो तुरंत सेंस करते हैं और तुरंत उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज इट, ये है रिएक्शन टाइम। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सेंसिंग द सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, बस ये सिंपल सी बात, ठीक। अच्छा, अब इस पे एक सवाल है, उस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। पहले क्या सवाल है देखना। Assume that a car is able to stop with a retardation of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार है वो चल रही है, वो स्टॉप हो सकती है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से, एंड दैट अ ड्राइवर कैन रिएक्ट टू एन इमरजेंसी इन 0.5 सेकंड। मतलब ये कि कोई इमरजेंसी आएगी ना तो 0.5 सेकंड लगेगा ड्राइवर को ब्रेक लगाने में। मतलब उसने इमरजेंसी देखी, गाड़ी चल रही है मस्त कांस्टेंट स्पीड से, उसने इमरजेंसी को देखा, तो जिस मोमेंट पे उसने इमरजेंसी को देखा ना, उसके 0.5 सेकंड बाद उसका पैर दबेगा। ये है, जैसे इमरजेंसी को देखा उसी टाइम नहीं, 0.5 सेकंड बाद। ऑल्दो दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम, 0.5 सेकंड, बट देखते के साथ एक साथ दूसरा काम नहीं होता। देखा, सेंस किया, फिर दबेगा, ठीक। अच्छा, अब बोला गया कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ द कार। अब सुनो ध्यान से, कार चल रही है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ओके। इसको मीटर पर सेकंड में कर देते क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो हमने एक काम किया, क्या काम किया, हमने इसको 60 इंटू 5/18 कर दिया। ये 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 50/3 मीटर पर सेकंड आ रही है अपने पास में स्पीड, ठीक है। मान लो भैया एक कार है, ठीक है, ठीक, ये कार चल रही है और ड्राइवर जो है वो एक इमरजेंसी देखता है। ये कार चल रही है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक, चल रही है कार, चल रही है मस्त आराम से। ड्राइवर ने देखा कुछ इमरजेंसी है तो ड्राइवर ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा 0.5 सेकंड बाद। मतलब ये रिटार्डेशन जो है ना, ये कार को मिलेगा 0.5 सेकंड बाद, लेकिन कार तो चल रही है, तो 0.5 सेकंड तक तो कार इसी स्पीड से चलेगी, 0.5 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 0.5 सेकंड बाद ब्रेक लगाएगा। इमरजेंसी को देखा, जैसे इमरजेंसी को देखा, हाँ देखते कान खड़े हो गए और रिएक्ट किया उसने, तो उसमें 0.5 सेकंड का टाइम लगा। तो 0.5 सेकंड तक तो बेटा ये गाड़ी चलेगी एज इट इज। उसके बाद ये ब्रेक लगाएगा, यानी कि उसके बाद यहां से रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो यहां तक तो बेटा सेम स्पीड से चलेगी गाड़ी 50/3 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद कुछ रिटार्डेशन होगा और यहां जाके फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। तो यहां से और यहां तक तो कांस्टेंट स्पीड से चली गाड़ी। कितनी दूरी चली भाई देख ले, यहां से और यहां तक कितनी दूरी चली कांस्टेंट स्पीड से, तो ये d1 बोल देता हूं इसको। d1 बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यार डिस्टेंस का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो दिस बिकम्स 50/3 इंटू 0.5। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ यार, ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं। तो 25/3 अपने पास में मीटर में आगे डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ, तो ऐसा थोड़ी ब्रेक लगा वहीं रुक गई, थोड़ी दूर जाके रुकी। अब ये दूरी कितनी है ये भी देख लेते हैं। तो ये दूरी आ जाएगी भाई सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट थी वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 था। यहाँ रिटार्ड कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो तीसरी इक्वेशन लगा देते हैं, v² = u² + 2ax। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्टॉपिंग डिस्टेंस x, तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है जब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो 50/3
कर दो इसका स्क्वायर प्लस 2a, एक्सेलरेशन कितना 8 है तो 8 लिख दिया इंटू एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली दिस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो -8 लिखना चाहिए इसको, क्योंकि रिटार्डेशन है ना, तो माइनस में लिखना चाहिए इस एक्सेलरेशन को। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/3 का स्क्वायर यानी कि 2500/3 इंटू 2 इंटू 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इतने मीटर में जो भी आ रहा है वो अपने पास में हो जाएगी x की वैल्यू। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले तो रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस चली गाड़ी ने वो, प्लस ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस चली वो। तो रिएक्शन टाइम का मतलब है कि किसी भी एक्शन को करने के लिए आप रिएक्ट कब करते हो, ठीक है। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो जस्ट उसी सिचुएशन के बाद से आपके एक्शंस को काउंट किया जाता है। ड्राइवर है, उसने इमरजेंसी को देखा, इमरजेंसी को देखने के 0.5 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 0.5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया, तो 0.5 सेकंड तक तो चलती रही गाड़ी उसी स्पीड से, फिर रिटार्ड करने लगी, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। जरूर बताइए कैसा लगा आप सभी लोगों को लेक्चर, और जो पहली बार आ रहे हैं ऑब्वियसली दे शुड सब्सक्राइब, काफ़ी अच्छा चैनल है, जेई का बहुत तगड़ा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का। हाँ, तो अब हम लोगों को एक छोटी सी बात और करनी है कि जो अपनी जेई की तैयारी है ना, ये बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, जेई सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम तो अल्टीमेटली देना ही होगा, वो तो हम बोर्ड में भी देते हैं, वो तो हर क्लास में देते हैं। इस एग्ज़ाम में फिर ऐसा क्या है भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये जर्नी है 2 साल की जो आप लोगों को ट्रैवल करनी है। एग्ज़ाम को तो हर कोई देगा यार, 15 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे, 13 लाख बच्चे ऑन एन एवरेज हर साल बैठ ही रहे, ठीक है। लेकिन ये जो जर्नी है ना 2 साल की, इस जर्नी में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, जीत उसी की होगी। तो बेसिकली ये जो तैयारी है ना 2 साल की, ये आपको स्ट्रांग बनाएगी और यही आपके अंदर फीलिंग जनरेट करेगी कि आप जेई कर सकते हो। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, पेपर से पहले जब जाओगे तो 2 साल का एक अच्छा खासा टाइम मिला है, एक अमाउंट ऑफ टाइम मिला है आप लोगों को, और इस टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। कई बार फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करना है, मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, कभी फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा और कभी केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, कभी कॉन्सेप्ट आ रहा है बट न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, है ना। तो एवरी डे यू विल बी फेसिंग चैलेंजेस, और ऐसे चैलेंजेस जो आज तक आपने सोचे नहीं होंगे, नेवर इन योर ड्रीम, कि मेरे को फेस भी करने को मिल सकता है, और वो सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे होगे, ये बात पक्की है। एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा, मैंने भी जेई दिया, निकाला भी, तो मेरे को पता है उस टाइम में मैं कैसे कैसे चीज़ों से उभर रहा था, या मैं कैसी कैसी चीज़ों में पढ़ चुका था, मेरे को कैसे कैसे चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि तैयारी कर ही क्यों रहा हूँ मैं, है ना, सोच ही क्यों रहा हूँ, ये सब जेई वही सारी दुनिया तो नहीं कर रही है ना जेई, है ना, सारी दुनिया तो नहीं कर रही है, फिर भी सब खुश है ना, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। बस ये ऐसे थॉट्स भी आते हैं आपके दिमाग में। लेकिन जब आप इन थॉट्स से ऊपर उठ जाओगे ना, और जब आपको ये फील होने लग जाएगा कि यार जो नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको तो वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अरे हम अपना तो 100% दें, होना ना होना बाद में देखा जाएगा ना। और ऐसा कौन सा बच्चा है भाई जो मेहनत करे उसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा तो मेरे को कोई मिला नहीं आज तक। हाँ, इस बात की श्योरिटी जरूर हो जाती है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है, मैं लिख सकता हूं यहां पे। हाँ, करोगे तो हो जाएगा, बस सिंपल एज दैट। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क। हमारी टीम आप लोगों के लिए काम कर ही रही है, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, टाइम टाइम पे कंटेंट पूरा मिलता रहेगा। बट आपको एक चीज़ बस दिमाग में रखनी है कि मेहनत करूंगा तो मिल जाएगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। अब आप अपने आप से डेली सोने से पहले ये सवाल पूछ लेना, क्या आज मैंने मेहनत करी है। मेहनत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग जाके खेत में और फावड़े चलाने लग जाओ, है ना, फसल काटने लग जाओ, वो सब नहीं। पढ़ाई करना अपना। हाँ भाई, मैंने लेक्चर देख लिया, मैंने डीपीपी सॉल्व कर ली, मैंने सवाल कर लिए, मैंने ये बुक सॉल्व कर ली, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने एचसी वर्मा पढ़ ली, बस इनफ है, हो गया काम। हाँ, आई हैव मेड माई, मैंने जितना भी टाइम मेरे को मिला, ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत बढ़िया से यूटिलाइज किया, और अब मैं खुश हूँ कि मैंने मेहनत की है। तो आस्क योर सेल्फ एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या आज मैंने मेहनत की है। हाँ, और उसके बाद ना आपको पूछना नहीं पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी रूटीन बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और मेहनत जिसकी आदत बन जाती है ना,
उसे सक्सेस का स्वाद बहुत चखना पड़ता है, बहुत मतलब उसको ना चाहते हुए भी सफलता उसके पीछे लग जाती है। तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू वर्क हार्ड विद अस। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।